नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। विधानसभा चुनाव में हारने और मंत्री पद गंवाने के बावजूद कई नेता अपने सरकारी बंगलों पर कायम हैं। इन नेताओं में पूर्व मंत्री, अफसर और कुछ विधायक भी शामिल हैं, जो अपनी पात्रता खत्म होने के बावजूद सरकारी आवासों में बिना अनुमति के डटे हुए हैं। अब मोहन सरकार ने इन पर सख्ती बरतने की तैयारी शुरू कर दी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। राजधानी भोपाल के आलीशान सरकारी बंगले, इन बंगलों से ऐसा मोह कि छूटता ही नहीं है। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष स्वर्गीय प्रभात झा के परिवार को 13 जनवरी तक बंगला खाली कराने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके साथ ही करीब 10 आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, जिनको बेदखली के आदेश थमा दिए गए हैं। जो माननीय है या फिर विधायक है, उनका बंगलों का मोह नहीं छूट रहा है। इस वक्त हम प्रभात झा के बंगले पर है। प्रभात झा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके नाम पर ये बंगला आवंटित है। राजधानी भोपाल का रिहायशी इलाका, यहाँ पर मंत्री रहते हैं और पूर्व मंत्री और सांसद के बंगले भी यहाँ पर हैं। लेकिन इस वक्त हम उस बंगले पर मौजूद हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह, जो कि भोपाल सांसद रही हैं और अपने बयानों से विवादों में रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी तक इनके बयान को लेकर नाराजगी जता चुके थे। B29 है, ये सांसद रही हैं और इसके बाद इनको सांसद से हटने के बाद बंगला खाली करना था, लेकिन अभी तक इन्होंने बंगला खाली नहीं किया है। प्रभुराम चौधरी, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, अभी विधायक हैं सांची से, लेकिन आप देख सकते हैं प्रभुराम चौधरी का बोर्ड है। अब ये विधायक हैं, लेकिन मंत्री प्रेम लगता है इनके जहन से नहीं जा रहा। शायद इसी वजह से मंत्री जो है, आप अभी भी इनकी नेम प्लेट देख सकते हैं, प्रभुराम चौधरी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। सरकार अब उन नेताओं और अधिकारियों से सख्ती से बंगले खाली करवाने के लिए तैयार है, जिनकी पात्रता खत्म हो चुकी है। इस सूची में पूर्व राजस्व मंत्री रामपाल सिंह, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पूर्व सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और यशोधरा राजे सिंधिया जैसे नाम शामिल हैं। पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह भी बंगला नहीं छोड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता संतोष परिहार जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी प्रवक्ता सागर कसेरा जी हमारे साथ जुड़े और वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेरे जी हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। सागर जी, आप ही से शुरू करता हूं आज, क्योंकि देखिए आप ही के ये जो लिस्ट मैं देख पा रहा हूं, जो सामने लिस्ट आए हैं, जिन जो मंत्री, जो विधायक अवैध कब्जे के तहत रह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम, वो 99% अगर बात कर लें तो वो नाम है। ये दिन देखने क्यों पड़ रहे हैं? मैं तो सबसे पहला सवाल यही आपसे कर रहा हूं कि ये मंत्री विधायक जो भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस को, किसी भी राजनीतिक दल के हो, कौन सा मोह बंगले से लग जाता है भाई साहब? पद तो चला गया, पदभार चला गया, मंत्री पद चला गया, विधायक नहीं है, पात्रता समाप्त है, लेकिन फिर भी वो मोह क्यों? कि ऐसी स्थिति, जो तस्वीरें हम आज देख रहे हैं, सरकार को सख्ती से आपको नोटिस देना पड़ रहा है कि भाई साहब खाली करिए, नहीं तो हम सख्ती से खाली करा लेंगे। सागर जी। राघवेंद्र जी, देखिए ये नहीं होना चाहिए। मैं सहमत हूं आपकी बात से, और इसलिए आज जो बहस है ये इस विषय पर नहीं है कि कौन किस बंगले में है, बल्कि यह है बहस का मुद्दा कि क्या सत्ता में रहकर भी कोई सरकार अपने ही लोगों पर कानून चला सकती है क्या? तो उसका जवाब है, जहां कांग्रेस में विशेषाधिकार की संस्कृति होती, वहीं भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन की संस्कृति है। जहां दूसरे दलों में पद जाता है, सुविधाएं चली जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पद जाने के बाद में सुविधा जाना, अगर वो किसी बंगले की बात हो रही है, तो वो बहुत निश्चित है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर विशेष अपना स्पष्ट रखती है कि राजनीतिक संस्कृति को ये दिखाता है कि सरकारी संपत्ति जो है वो निजी जागीर ना बनने पाए, और जहां नेता जो है वो नियम से बड़ा नहीं हो सकता, और जहां अनुशासन पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। और इसीलिए हम इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि आज ये प्रशासनिक प्रक्रिया है, यह संपदा संचालनालय का एक नियम आधारित एक्शन। पहली की बात इसमें स्पष्ट है कि पात्रता खत्म होती है तो बंगला खाली होना चाहिए। समय सीमा खत्म हुई, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहां तक मेरा संज्ञान में विषय आया
कि कई लोगों ने अपनी जो चाबियां हैं उस पर ताले लग चुके हैं, चाबियां जो है वो अधिकारियों को सौंपी जा चुकी है, अभी अधिकारियों के माध्यम से वो संचालनालय तक नहीं पहुंची, लेकिन वो पहुंच जाएगी। लेकिन सीमा अगर खत्म हुई तो सरकार ने नोटिस दिया, नोटिस खत्म होगी तो बेदखली की जाएगी, और अगर कब्जा जारी रहा तो 10 गुना और 30 गुना किराया वसूला जाएगा। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अछूत नहीं है। यहां ना पूर्व मंत्री बचेंगे, ना पूर्व सांसद, ना बड़े नाम। तो भारतीय जनता पार्टी नियमावली से चलती है, नियमों को हम फॉलो करते हैं, अनुशासन हमारी प्रक्रिया का मूल हिस्सा है। आज बेसिकली ये बात समझना है कि भाजपा सरकार अपने ही लोगों पर अगर कार्रवाई कर रही है तो ये खबर नहीं बनती। अगर बनी है तो इसके पीछे कारण यही है कि भाजपा सरकार अपने सिस्टम को साफ कर रही है, भाजपा सरकार जनता की संपत्ति जनता को लौटा रही है। तो मोहन यादव जी की जो संवेदनशील सरकार है वो सुशासन के मॉडल को अच्छी तरह से समझती है और उसी मॉडल की प्रक्रिया को प्रदेश में लागू करना चाहती है। और हम विशेष तौर से जानते हैं कि आज जहां पर हम देख लें, कांग्रेस में देख लें, तो जहां पर वंशानुगत संपत्ति वो बना लेते हैं, 10 जनपद को देख लीजिए, या बिहार का मॉडल देख लीजिए, या पूर्व अपने राष्ट्रपति को देख लीजिए, नाम नहीं लूंगा, अहमद अंसारी वगैरह जो भी हैं। आप देखिए ये लोग अपने अपने बंगलों पर आज तक भी इनके परिवार के लोग इस पर कब्जा रख करके बैठे हुए हैं आज। लेकिन भाजपा ये स्पष्ट करती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी कोई व्यक्ति अपने पद से निवृत्त होता है तो उसे नियमावली के अनुरूप 3 महीने का जो प्रोसेस है उसके अंदर बंगला उसे खाली करके देना चाहिए। और अगर उसने नहीं दिया है तो मोहन यादव जी की कार्रवाई स्पष्ट है कि वो नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद जो कार्रवाई है वो होगी। तो असली सवाल यह है, क्या बाकी दल कभी ऐसे साहस दिखा पाए थे? क्या कांग्रेस ने कभी सबसे अपने बड़े नामों पर ऐसी कभी शक्ति दिखाई? तो ये भारतीय जनता पार्टी का सुशासन का मॉडल है और इसीलिए ही हम कहते हैं कि ये होना चाहिए और जितने भी जिम्मेदार हैं उन्हें स्वतः संज्ञान लेकर इस विषय पे काम करना चाहिए। और अभी आप देखेंगे, अगर आपने तुष्मुल जी का इस विषय पे बयान सुना तो उन्होंने स्पष्टता से कहा है कि इसमें ऐसी कोई विषय नहीं है, ये एक सहज प्रक्रिया है। 20-21 वर्ष उनके पिताजी इस बंगले में रहे हैं और सांसद के नाते इस बंगले में रहने की उन्हें पात्रता थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये विषय जो है इस पर ज्यादा बहस करने का कोई आवश्यकता है नहीं। आप उनको नोटिस से पूर्व उसको खाली करने की प्रक्रिया में जा चुके थे और चाबी जो है उन्होंने उसकी सौंप दी है। तो मुझे लगता है कि जितने भी जिम्मेदार, चलिए ठीक है, आप इसे साहसिक कदम बता रहे हैं, लेकिन संतोष जी इस पर क्या स्टैंड रखते हैं, कांग्रेस क्या स्टैंड रखते हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी है। संतोष जी किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि आपके पास भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी नोटिस जारी किए हैं, जो लिस्ट जारी की, उसमें कोई इस तरह का हथियार आपके पास नहीं है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी की तरह से राजनीतिक हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया है, इस तरह का कोई सवाल? क्योंकि अजय जी को छोड़ दिया जाए जो कि राहुल भैया के नाम से जाने जाते हैं, उनके अलावा कोई लिस्ट में उस तरह का कोई नाम नहीं दिख रहा है कांग्रेस का। क्या कांग्रेस का स्टैंड क्या होने वाला है? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अनुशासन का मॉडल, सफाई अभियान की जो बात कह रहे हैं कि अब साफ सुथरी छवि को जो है वो सरकार सामने ला रही है, नीतियां स्पष्ट है, ये सारी बातें सागर जी अभी कर रहे थे। संतोष जी देखिए राघवेंद्र, बात यह है कि कितने दिनों से बंगले में रह रहे हैं और ये शासकीय प्रक्रिया है। इन्होंने जो नोटिस दिया, इसके पहले जो है कितने दिनों से रह रहे थे, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टतम मुख्यमंत्री, पर्ची वाले मुख्यमंत्री, पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। नारायण टैक्स, घर घर शराब जा रही, नारायण टैक्स वसूला जा रहा है, रिचार्ज और टॉपअप पर कलेक्टर एसपी चल रहे हैं, अधिकारी पूरी तरीके से हफ्ता वसूली करके दे रहे हैं। आपने देखा इंदौर के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई कि जो इनके मंत्री घंटा बोल रहे थे, 20 लोगों की मृत्यु हो गई जहरीली पानी पीने से। तो मध्य प्रदेश में कितना सुशासन है पूरे प्रदेश में सबको दिख रहा है, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि जो मध्य प्रदेश के अंदर अभी आप सर्वे करेंगे तो पूरे जो बंगले हैं, आरएसएस के संघ के कितने लोग बंगले में रह रहे हैं, 4 इमली से लेके से, ये बहुत बड़ा विषय है। कोई डेटा आपके पास? उसके बाद डाटा नहीं, आप देखिए डाटा तो अभी बहुत सारे डाटा हैं। डाटा तो ये है कि कहाँ कैसे चल रहा है सबको मालूम है। डाटा आप संपदा अधिकारी को लगाइए लाइन पे, देखिए इसके अंदर ये मंत्रियों के अलावा कितने लोग रह रहे हैं। डाटा क्या है आपको दिखा नहीं कि कलेक्टर क्या हाजिरी, कलेक्टर जो है संघ कार्यालय में हाजिरी लगाने जाता है, कौन से संविधान के तहत जाता है? तो देखिए बहुत सारे विषय हैं। और विषय के अलावा राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से शासन व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि पूरा दिख ही रहा है ना, पूरे सुशासन की बात कर रहे हैं, पूरे अवैध प्लाटिंग के काम चल रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। यहीं चले जाइए आप संतोष जी, आप विपक्ष में आपके पास तमाम मुद्दे, लेकिन इस मुद्दे वाली बात नहीं है। देखिए मुद्दा, ये जो फैसला लिया गया है, जो वर्षों से जो मंत्री विधायक रह रहे थे अवैध तरीके से, उनको अगर हटाया जा रहा है, क्या सच में एज ए विपक्ष साहसिक फैसला मानते हैं? नहीं, साहसिक फैसला, अरे आप कितने सालों से रह रहे थे। अभी ये जो केवल जो इंदौर में जो घटना हुई है उसको जो है एक दूसरा रूप देने के लिए ये, अरे भैया आपके शासन की कार्रवाई है, संपदा का निर्णय जो संपदा को करना चाहिए करे ना उसके अंदर।
संविधान के तहत जो भी नियम है उसके अंदर करना चाहिए ना। साहसिक काय का साहसिक कदम? आप सालों से रह रहे हो, कितने दिन पहले चुनाव हार गए, बंगले में रह रहे हो, तो ये साहसिक कदम क्या है? ये तो क्या है कि ऊपर से एक ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कह दिया चलो संपदा लेटर निकालो। लेटर निकाल दिया और ये साहसिक कदम है। साहसिक कदम तो ये होता है कि आज आपका कार्यकाल खत्म हो गया, दूसरे दिन आपको जो नोटिस जारी करना चाहिए संपदा को, और कितने दिन में खाली होगा, उसके बाद फिर 10 गुना 30 गुना टैक्स लगाना चाहिए। तो ये देखो बात उसकी नहीं है, बात ये है कि मध्य प्रदेश सरकार इस समय बुरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और सारी योजनाएं कागजों की भेंट चढ़ रही है। उसके अंदर जो है दिख रहा है पूरी तरीके से। आप ना अगली बार आप डिबेट कर लेना, मैं बता दूंगा, मैं पूरा डाटा ले आ दूंगा। बिल्कुल, मैं तो प्रमाणों के साथ बैठता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी वो डेटा प्रमाण लेकर आए तो मैं तुरंत सागर जी को दिखा के और सवाल ले लूं। बिल्कुल, सागर जी को भी मालूम होगा, सबको मालूम होगा। खत्म हो जाते हैं तो ये सिर्फ सियासी बयानबाजी करते हैं। नहीं, सियासी बयानबाजी नहीं कर रहे सागर जी, हम पूरे मध्य प्रदेश, पूरे आप 45 बंगले से लेके चले, कई लोग ऐसे जहाँ पे कई लोग रह रहे हैं पूरे, और नियम के तहत जो बात कर रहे हैं। कितने दिन पहले रामपाल सिंह जी चुनाव हारे हुए? 2 साल हो गए। रामपाल सिंह जी को 2 साल हो गए चुनाव हारे हुए। इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर को कितने पहले चुनाव हार गई। तो ये सब चीजें क्या है, केवल दिखावा करने से। अरे आपकी प्रक्रिया है, आप खाली कराइए जो करना कर, ये शासन के उसके अंदर है ना, ही पार्टी होती है। शासन के अंदर ये जो नियम है उसके अंदर करवाइए जो करना। ये ध्यान बांटने वाली काय के लिए बातें कर रहे हो आप उसके अंदर? आप किस प्रकार की बातें करते हैं? अरे आप ये बताइए मध्य प्रदेश एक एक करके संतोष जी, या तो आप पहले सवाल ले लीजिए। सागर जी मैं थोड़ा रोक रहा हूं आपको। सागर जी, संतोष जी प्लीज एक मिनट। संतोष जी आप अपने सवाल कर ले, भूपेंद्र जी आपके पास तुरंत आता हूं इसके बाद। संतोष जी अपने सवाल जो भी आपके एक साथ हो, और सागर जी उसका एक एक करके आप जवाब दीजिए जल्दी से, फिर भूपेंद्र जी के पास। देखिए राघवेंद्र, मध्य प्रदेश सरकार में ब्यूरोक्रेट्स जो है बेलगाम हो गए हैं। रिचार्ज और टॉपअप पे पूरे अधिकारी चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल करके सवाल हो गया ब्यूरोक्रेट्स को लेकर। दूसरा सवाल ये है कि ये जो बंगले खाली करने की बात चल रही है, इसके अंदर अभी तक क्या सो रहे थे क्या संपदा संचालक? टाइमिंग को लेकर सवाल है। तीसरा सवाल जल्दी से। और तीसरा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर घर घर शराब जा रही, नया टैक्स वसूला जा रहा है, अवैध प्लाटिंग का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उसमें हो रहा है, चंदा मामा टैक्स वसूला जा रहा है। सागर जी जल्दी से जवाब दीजिए। सागर जी ये क्या है इसके अंदर, पता करिए ना आप। राघवेंद्र, शराब नीति बेसिकली कानून से चलती है, सरकार से नहीं चलती, संविधान से चलती है। और अगर घर घर शराब ही सच होता तो सबसे पहले कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों शिकायतें आती हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में शराब घोटाले किसके समय में पकड़े गए? भाजपा सरकार में अवैध शराब पर कार्रवाई हो रही है, जहरीली शराब के खिलाफ अभियान चल रहा है और माफिया नेटवर्क पर सख्ती हुई है, लेकिन कांग्रेस को ये सब दिखाई देता नहीं है। और यही कारण है कि माफिया रो रहा है और विपक्ष उनके आंसू पोंछने में लगा हुआ है। जब संतोष जी को ये सब बातें समझ में नहीं आती तो वो सुशासन के मॉडल पर सवाल करते हैं। आपने बड़ी गैर जिम्मेदाराना तरीके से कहा कि ये एक अच्छा कदम नहीं है, लेकिन आपको इसको स्वागत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने कभी इस प्रकार के कदम उठाए क्या? कितने ही मंत्री, कितने ही विधायक अलग अलग प्रदेशों में आपके आज तक सरकारी बंगलों की सुविधा भोग रहे हैं। कुछ सोनिया गांधी जी 10 जनपद में रह रही हैं, जो काफी लंबे समय तक उनके टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। संतोष जी का ये सवाल लाजमी भी है। सागर जी मैं भी आपसे करने आखिर 2023 में चुनाव हुए, विधायक तब हार गए, मंत्री तब चले गए, 2026 तो टाइमिंग को लेकर सवाल संतोष जी का है कि अभी कैसे आपको याद आया अचानक से? तो देखिए राघवेंद्र जी, ये एक पूरी प्रक्रिया है, संचालनालय के माध्यम से प्रक्रिया है, और सरकार सुशासन की इसलिए है कि मोहन यादव जी ने बड़ी संवेदनशीलता से इस विषय पर संज्ञान लिया और अपने ही मंत्रियों पर, अपने ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बंगलों पर उन्होंने इस प्रकार के नियमावली को अनुशासनात्मक तरीके से लागू हो, इस प्रक्रिया के लिए उन्होंने शक्ति दिखाई। तो मुझे लगता है कि इस पर तो सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए। किस प्रकार से हम इस चीज का विरोध करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है, कांग्रेस की और अन्य दलों की ये संस्कृति रही है। लेकिन जब भाजपा के अंदर इस प्रकार की संस्कृति हावी होगी तो हम उसे नहीं होने देंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की सुशासन का मॉडल है। लेकिन ये कांग्रेस को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इन्हें भारतीय जनता पार्टी की अच्छी चीजें जो प्रदेश के लिए, देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए होती हैं, वो दिखाई नहीं देती। ठीक है सागर जी, ठीक है आपकी बात आ गई। संतोष जी आपके पास आता हूं, लेकिन भूपेंद्र जी आपका रुख करता हूं। ठीक है भूपेंद्र जी, देखिए कोई नई बात नहीं है, बंगले खाली कराना, अवैध कब्जे पुरानी परंपरा रही है भारतीय राजनीति में। 2018 की अगर बात कर लें, जब कमलनाथ की सरकार बनी थी 2018 से 2020 में, जैसे सरकार बनती है 20 भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायकों को नोटिस दिया जाता है। 2023 में वापस जब शिवराज सिंह चौहान आते हैं, 25 से अधिक कांग्रेस नेताओं और विधायकों को नोटिस दी जाती है। लेकिन इस बार का जो पैटर्न, जो बार बार सागर जी शायद इसी आधार पर इसको शासिक कदम कह रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और मंत्री जो हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन आप इसको किस तरह से देख रहे हैं इस बंगले बदलने के इस प्रक्रिया में, जिस तरह से पक्ष विपक्ष सामने सामने है,
क्या यह सिर्फ प्रशासनिक नियम की एक प्रक्रिया है, नियमावली की, या कोई राजनीतिक संकेत भी आप इसमें कुछ देख पा रहे हैं भूपेंद्र जी? देखिए, निश्चित रूप से ये प्रशासनिक सर्जरी के साथ साथ राजनीतिक संदेश भी है। देखिए, मोहन जी जब मुख्यमंत्री बने तो निश्चित रूप से अप्रत्याशित था, लोग बाग सोच रहे थे, तो उसके हिसाब से इन लोगों ने अपनी प्रक्रिया, देखिए 74 बंगले में हो चाहे 45 बंगले हो, 4 इमली हो, शिवाजी नगर हो, ये काफी अच्छा एरिया है। और दूसरी बात, यहाँ पे बी टाइप के, सी टाइप के और डी टाइप के बंगले हैं, ई टाइप के भी हैं। तो इन बंगलों का किराया बहुत कम है, आप 9,000, 8,000, 5,000, 4,000। और उसके जो काम करने का पद्धति है, मतलब कि संपदा जो है उसके पूरे मेंटेनेंस का काम देखती है, टाइल्स लगाना है, बिल्डिंग सब, तो वो लाखों क्या क्या, मैं तो देखा हूं कई करोड़ों रुपए का भी पैसा लगता है। तो इसके लिए जब कोई अलॉट होता है तो उसका जो पैसा है वो जनता का है। तो निश्चित रूप से इस समय जो विधायक जो चुन के आए, कई विधायकों को तो निवास ही नहीं मिला, तो उनके लिए उन्होंने फ्लैट नुमा कई जगह नए नूतन नवाचार भी हुए कि अब फ्लैट बनाए जाएंगे, इनका स्मार्ट सिटी में आ जाना है, इस तरह से भी चल रहा था कि स्मार्ट सिटी के तहत ये काफी बंगले आ जाएंगे, उनको तोड़ा जाएगा। तो वो भी एक प्रक्रिया है। तो सरकार अपने जो आमदनी को है वो बढ़ाने की भी कोशिश कर रही थी, साथ साथ ये भी है कि लगातार जो खर्चा बढ़ रहा था उनके मेंटेनेंस पे, और जिन लोगों को मिलना चाहिए वो भी नहीं। दूसरी बात, अगर वो कांग्रेस एक ही पार्टी के लोगों के लिए अगर कार्रवाई करती तो निश्चित रूप से वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कहलाती, क्योंकि वो लीगल रूप से दूसरे दल वाले लोग पहुंच जाते कोर्ट में कि ये लोग इतने साल में रह रहे हैं, इतने साल में रह रहे हैं, तो उसमें निष्पक्षता तो रहनी पड़ेगी। क्योंकि अगर उनको क्योंकि आज हमने देखा है, चाहे बिहार में देखिए तो बिहार में वो कोर्ट जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब कार्रवाई निष्पक्ष रूप से होती है तो लीगल रूप के कार्रवाई नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके भी कैंडिडेट हारे हैं जो पूर्व मंत्री थे, पूर्व विधायक थे। तो निश्चित रूप से तो ये अगर इसके रिजल्ट की बात कर ले भूपेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल फिर आपके पास संतोष जी आता हूं, इसके रिजल्ट की अगर बात कर ले, क्योंकि जो पैटर्न मैंने आपको पहले बताया उसमें सरकार बदलने के बाद विपक्षी पार्टियों के नेताओं और मंत्रियों पर गाज गिरती थी, लेकिन इस बार जो निष्पक्षता की बात जो आप कह रहे हैं, निष्पक्ष सूची जो जारी की गई है, क्या इसके भविष्य में कुछ निगेटिव रिजल्ट या असर भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेंगे? क्योंकि ये सभी बड़े नेता हैं, कभी मंत्री रहे, विधायक रहे हैं, और क्या इनको इस तरह से वहां से जब जाना पड़ेगा, क्या उसका दंश भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ झेलना पड़ेगा? भूपेंद्र जी, ये तो शासन की प्रक्रिया है, उसके तहत हम प्रक्रिया का स्वागत करते हैं, क्योंकि बीजेपी एक कार्डर पार्टी है तो वो उसके विरोध में तो बोल नहीं सकते अपने शासन के, लेकिन पर्दे के पीछे कई लोग प्रयास करेंगे संगठन के द्वारा कि बंगला हमको मिला रहे, उसमें कितने लोग सफल होते हैं ये भी एक देखने वाली राजनीति है। और लेकिन ये निष्पक्षता के लिए सर्कुलेट तो सबको जारी कर देते, तो आज जैसे ही सर्कुलेट जारी किया तो मीडिया ने उसको चर्चा का विषय लिया। अब जब उस पर कार्रवाई होगी और उस तरह से होगा जब परिणाम देखने, लेकिन मुझे लगता है कि कार्रवाई पूरे सब जगह नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ राजनीति परिवेश में कई लोगों को ढाका जाएगा और कई लोगों को स्थान दिया जाएगा, क्योंकि हर बार कई बार हमने देखा है। तो लेकिन ये प्रक्रिया अच्छी है कि नए लोगों को मिलना चाहिए, और जो ब्यूरोक्रेट है, नए ब्यूरोक्रेट आए उनको भी मिलना चाहिए। लोग बाग जम जाते हैं, सत्ता का संरक्षण पाते हैं ब्यूरोक्रेट भी, और सत्ता के साथ जो जुड़े रहते हैं वो भी पा जाते हैं। तो निश्चित रूप से आम जनता का पैसा है, तो जिनका संधारण संपदा कर रही है और संपदा कर रही, तो संपदा की जिम्मेदारी भी बनती है कि ये 2 साल में नोटिस क्यों जारी किया है। उनको जब हारे थे तो वो 3 महीने के अंदर ही नोटिस जारी करना था। तो ये भी कई प्रश्न विपक्ष उठाती है, तो सही है, लेकिन ठीक है, लेकिन अब जो हुआ है तो उसकी कार्रवाई त्वरित होना चाहिए। लेकिन ये आइंदा से जैसे ही परिणाम आए तो उसके बाद 3 महीने के बाद उनको नोटिस जारी करने की प्रक्रिया ये सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए, और जो जनता के हित की उम्मीद हो, क्योंकि पैसा तो जनता ही का है, तो इसलिए जो जनता से सरकार चुन के आती है तो सरकार को वही निर्णय लेने चाहिए जो जनता के हित में हो। तो निश्चित रूप से वो आ रहा हूं सागर जी, आपसे आखिरी कमेंट लूंगा। संतोष जी के पास पहले पहुंचना, कुछ बीच में वो कह रहे थे, संतोष जी वो बात कहिएगा, लेकिन एक चीज और, भूपेंद्र जी भी यही बात कर रहे हैं, शायद पूरे मध्य प्रदेश में यही बात हो रही होगी कि पहली बार ऐसी जो है वो ऐसी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जो पार्टी सरकार में है वो अपने ही नेताओं और मंत्रियों को नोटिस थमा दी है। क्यों लग रहा है कांग्रेस को कि निगेटिव डेमोक्रेटिक ये जो मैसेज है वो सोसाइटी में जाएगा,
पॉजिटिव इसमें आपको क्यों नहीं कुछ दिख रहा है? भूपेंद्र जी तो कह रहे हैं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से सब कुछ है, फिर कांग्रेस इसमें क्या कुछ निगेटिव देख रही है? राघवेंद्र जी, बात ये नहीं है ना, बात ये है कि जो नोटिस सबको जारी हुए हैं ये 2 साल पहले हो सकते थे, चलिए लेट हो गए। ये प्रक्रिया है संपदा की। जहां तक जो नियम की बात ये है कि नियम जिस दिन चुनाव विधायक हार जाता है दूसरे दिन जो है 1 महीने के अंदर उसके नोटिस पहुंच जाता है, नहीं पहुंचा। अब वो जो है सरकार है, अब इसके अंदर इतने नोटिस जारी हुए, अपन 15 दिन बाद फिर बैठेंगे कि इसमें कितने मकान खाली हो गए। देखिए ये एक एजेंडा रहता है, एजेंडा में जो सरकार जो चाहती है, मुख्यमंत्री जो चाहते हैं होता है। इसके अंदर अभी कई बंगले ऐसे हैं, कितने खाली हो जाएंगे हम आगे डिबेट कर लेंगे उसमें। क्या दावे के साथ आप कह रहे हो कि 1 महीने के अंदर सारे बंगले खाली हो जाएंगे? 20% भी नहीं होंगे उसके अंदर। कई ब्यूरोक्रेट जो कई आईएसओ के बंगले हैं, तो ये बहुत सारे बहाने बहुत सारी होती है, लेकिन सरकार के इशारे पे संपदा। लेकिन ये फैसला कैसा है संतोष जी? एक शब्द में जवाब देना। मैं तो डिबेट में इसीलिए बैठा था कि कम से कम कांग्रेस का इस फैसले पर प्रतिक्रिया ले पाऊं। नहीं, प्रतिक्रिया ये है कि केवल ये स्टंट है, केवल दिखावा है, केवल दिखावा है, पॉलिटिकल स्टैंड है। और आने वाले समय में केवल जो एक कहते हैं कि एक लेटर निकाल देना, ये 2 साल पहले हो सकता था, चुनाव हारने के बाद तत्काल हो सकता था, जो अभी हुआ है ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का दिखावा है। इसके अंदर कहीं कुछ नहीं है। मेरा ऐसा सीधा मानना है कि इंदौर में जो घटना हुई है पूरे देश के अंदर, जिसके अंदर जहरीली पानी से जो लोग मर रहे हैं वहां पे, उसका ये जो है ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने लेटर निकाल दिया। उसको लेकर भी जांच चल रही है, तमाम चीजें उसमें भी, उस पर हम रोज बात कर रहे हैं, खबर भी दिखा रहे हैं किस तरह से बैटरिया मिलने के बाद जांच की प्रक्रिया बढ़ाई। हालांकि चलिए डिबेट किसी और मुद्दे पर संतोष जी, सागर जी आपका रुख करते हैं। अगली डिबेट पे जब हम बैठेंगे, संतोष जी इस बात का दावा कर रहे हैं, डिबेट इस बात पर होगी कि कितने बंगले खाली हो गए, या डिबेट इस बात पर होगी, चर्चा इस बात पर होगी कि सारे बंगले खाली हो गए? सागर जी। राघवेंद्र जी, देखिए संतोष जी और कांग्रेस की जो नीति है बेसिकली वो उनकी नीति में ही इस प्रकार का विषय नहीं आता, जैसे जो आज भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का सुशासन का मॉडल दिखा रही है। उन्हें समझ में नहीं आता कि बंगले खाली कराना की प्रक्रिया कैसे होती है। पहले पात्रता की समीक्षा होती है, संपदा संचालन रिपोर्ट बनाता है, विधि विभाग से राय ली जाती है, नोटिस दिए जाते हैं, समय सीमा दी जाती है। फिर भी आप लेट हो गए हैं उसमें। सागर जी इस बात को स्वीकारिए कि आप लेट हुए हैं। मैं इस पर जवाब दे रहा हूं। इन सभी के अंतर्गत आज असली सवाल ये नहीं होना चाहिए, सवाल ये है कि क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ। क्या नियम लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या बड़े नामों पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। इन तीनों का जवाब है कि पूरी मजबूती से हो रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सुशासन का, मोहन यादव जी की संवेदनशील सरकार का मॉडल कर रहा है। और कांग्रेस को हर चीज स्टंट लगता है। स्टंट की संस्कृति कांग्रेस की और राहुल गांधी जी की है। अभी आपने खुद ही राघवेंद्र जी कहा कि जिस विषय को इससे जोड़ रहे हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है। उस पर ऑलरेडी एक कमेटी बनाई जा चुकी है। जो भी उस कार्य में दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये मोहन यादव जी की सरकार है, यहाँ कोई भी हो उस पर कार्रवाई करने की समय हमारे पास कम है। सागर जी समय कम है, वो उस बात की गारंटी आप दे दीजिए ताकि संतोष जी भी संतुष्ट हो जाए, जिस तरह से उनका नाम है, संतुष्ट होकर इस चर्चा से जाएंगे। जब अगली डिबेट में बैठेंगे विषय क्या होगा? सारे बंगले खाली या कुछ बंगले खाली और कुछ बंगलों में फिर से संरक्षण? राघवेंद्र जी 100% बंगले खाली होंगे। संतोष जी 100% खाली हो रहा है। अब इस पर कोई सवाल है? भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एक अनुशासनात्मक प्रहरी है और वो इसको करके दिखाएगा। चलिए ठीक है। इसी के साथ हमारे पास समय की इतनी ही अनुमति थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, भूपेंद्र जी आपका, सागर जी आपका और संतोष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।